हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। और ये पॉलिटी का जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है सभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग जो है इसी तरह के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो सभी विषय का लाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान के विकास की प्रमुख घटनाएं। इसमें सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस अधिनियम के अवलोकन का निम्नलिखित पहलू है। जैसे क्या है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को जो है नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से जो है शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन कार्य में हस्तक्षेप के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को पृथक किया गया। तो कंपनी के शासन में हस्तक्षेप के जो है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को क्या पृथक किया गया। गवर्नर ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की व्यवस्था की गई जिसे गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे। तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से जो है गवर्नर ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद के कितने तो 4 सदस्य शामिल थे। तो ये सभी प्रावधान जो है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषता है। चलिए अब हम लोग 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। तो 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो है दोहरे प्रशासन को समाप्त किया गया। दोहरे प्रशासन में क्या था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, राजनीतिक मामलों के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, इन दोनों को जो है समाप्त कर दिया गया 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा जो है नियामक बोर्ड के स्थान पर कर्मचारी के वेतनादि को भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई। तो 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, इसके माध्यम से जो है नियामक बोर्ड के स्थान पर जो कर्मचारी के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। ये है 1773 के चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषता। आगे देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसकी मुख्य विशेषता है, इस अधिनियम में चयन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। देखिए 1813 का जो चार्टर है, इसके माध्यम से क्या हुआ, भारत के साथ जो कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार था, इसे छीन लिया गया। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त दिया था। तो कंपनी को जो है भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार तो छीन लिया गया, किंतु चीन के साथ और पूर्वी देश के साथ जो है 20 वर्ष के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। तो कुछ सीमाओं के अधीन जो ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया था 1813 के चार्टर के माध्यम से। 1813 में पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को स्वतंत्र रूप से भारत आगमन करने का रास्ता खोल दिया गया। 1813 से पहले जो ईसाई मिशनरी को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, और 1813 के बाद जो है ईसाई मिशनरी को स्वतंत्र रूप से भारत आगमन कराने का रास्ता खोल दिया गया। ये जो 1813 के चार्टर का एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ देखिए 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जो था पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ये 1833 के चार्टर के माध्यम से जो है किया गया था। नेक्स्ट है, और कंपनी का कार्य जो है ब्रिटिश सरकार की ओर विभिन्न जनरल के मात्र की शासन तक रह गया था। तो यहाँ देखिए कंपनी का कार्य जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से जो है मतलब गवर्नर जनरल तक जो है रह गया था। भारतीय गवर्नर को जो है भारतीय गवर्नर जनरल बनाने तथा भारत की परिषदों की विधि निर्माण शक्ति वापस ले लिया गया। तो भारतीय गवर्नर जनरल को जो है मतलब गवर्नर जनरल तथा भारत की परिषद में विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया। विधि परामर्श हेतु सदस्य की संख्या को परिषद से घटाकर 4 कर दी गई। इसमें अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल करता था। वैदिक परामर्श हेतु जो है सदस्य की संख्या को परिषद की संख्या से घटाकर कितना तो 4 कर दी गई, और इसके अंतिम निर्णय जो गवर्नर जनरल करते थे। भारत में वास तथा ब्रिटिश विषय घोषित कर दिया गया।
भारत में वास्तव ब्रिटिश विषय घोषित कर दिया गया, दोनों सेम एक ही लाइन है। ये सभी 1833 के चार्टर का जो है मुख्य बातें हैं। 1843 ईस्वी में उनका अनुकरण कर विधानसभा की रचना किया गया तथा 1887 के तहत कंपनी के अधिकार एवं शासन के रहने के लिए ब्रिटिश सरकार की और कानून की तथा परिषदीय की शक्तियां का विस्तार किया गया। फिर देखिए 1858 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम की विशेषता क्या है? तो भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। तो कंपनी के हाथ से लेकर जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में 1858 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को सौंप दिया गया। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। भारत सदस्यों की भारतीय परिषद की सृजन हुआ और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा जो है बनाया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद की सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। तो भारतीय मामला पे जो है ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत के साथ समान नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत की सेनाओं से द्वारा बोर्ड और कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड और कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत के शासन संचालक के लिए ब्रिटिश सचिवालय के एक सदस्य को लंदन में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की गई। अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा भारत के प्रशासन पर इनका संपूर्ण नियंत्रण था, उसका वाकस अंतिम होगा, चाहे वह नीति के विरोधी क्यों न हो। ये प्रावधान किया गया था 1860 के चार्टर अधिनियम में। नेक्स्ट है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? पहली बार विधायी परिषद में जो है भारतीयों को नामित किया गया। 1861 का जो है भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा पहली बार विधायी परिषद में जो है भारतीयों को नामित किया गया और विधायी परिषद का विस्तार किया गया। फिर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, कुछ इसके द्वारा जो है कुछ सदस्यों को नामित करने का अधिकार प्रांतीय सरकार, जिला बोर्ड, नगर पालिका और विश्वविद्यालय आदि को दिया गया। केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा जो है कुछ सदस्य को नामित करने का अधिकार प्रांतीय सरकार, जिला बोर्ड और नगर पालिका, विश्वविद्यालय आदि को दिया गया और केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। नेक्स्ट है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मिंटो मार्ली सुधार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से जो है पहली बार मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो मुसलमान के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसके माध्यम से की गई थी? तो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य की बहुमत किया गया और गवर्नर जनरल एवं गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल एवं गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दी गई थी? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में। और ये क्वेश्चन जो है पहली बार मुसलमान को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, ये तो कितने बार पूछा गया है, किस अधिनियम के माध्यम से? तो मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से की गई थी। आगे है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और इसमें जो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। तो 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासनात्मक जो है व्यवस्था की गई थी और प्रांत में द्विशासन लागू किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय प्रणाली की स्थापना हुई और मताधिकार का विस्तार जो 10% से बढ़ाकर कितना तो 14% कर दिया गया था। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से संबंधित। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा जो है प्रांत में पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया जो लागू नहीं हो सका। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है संघीय व्यवस्था के प्रावधान किया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनीय बनाया गया। प्रांतों में अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो प्रांत में जो है अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। प्रांतों में आरक्षित विषय स्थानीय स्वशासन तथा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये सभी 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। तो 1946 का कैबिनेट मिशन योजना, इसी के तहत जो है भारत का संविधान भी बना। इसकी विशेषता को हम लोग देखते हैं। भारत के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया, जिसमें केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश और संचार विषय हो। तो भारत के लिए जो एक संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था और इसमें जो है केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश और संचार विषय था। प्रांत को 3 समूह एबीसी में बांट दिया गया। तो प्रांत को जो है 3 समूह एबीसी में बांट दिया गया था। विधानसभा की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया और अंतरिम सरकारी गठन की सिफारिश भी की गई थी। तो ये सभी जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना में कुल 3 सदस्य थे और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट संविधान सभा की स्थापना। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन इसकी पहली बैठक जो है विधान सभा की दिल्ली में हुई थी। विधान सभा में कुल जो 389 सदस्य की थी। 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से चुने गए थे।
तो 389 में से जो है 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से चुने गए थे। 93 से सदस्य जो है देसी रियासत से नामित हुए थे और 4 सदस्य जो मुक्त आयुक्त क्षेत्र से थे। तो ये मिलाकर कुल जो है 389 सदस्य विधानसभा में थे और इनकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्वतंत्रता के बाद जो है कुल 299 सदस्य रह गए थे। तो जब विभाजन हो गया तो संविधान सभा में 299 सदस्य स्वतंत्रता के बाद रह गए थे। 14-15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। फिर 29 अगस्त 1947 संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसकी गठन कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। इनके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इनमें जो है कुल भीमराव अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे। तो और इनके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर और स्थापना 29 अगस्त मतलब लाया गया था 29 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया। संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया था। 26 नवंबर 1950 भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत का एक गणतंत्र राज्य बना। तो भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ क्योंकि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें घोषणा किया गया था जो 26 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इसीलिए जो है भारत स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी जब हमारा देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को हुआ और 26 जनवरी जो है इंपॉर्टेंट डेट था हम लोग के लिए, इसलिए जो है संविधान को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान जो है 400 प्लस आर्टिकल 25 भाग और 12 अनुसूची के साथ जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और संघीय ढांचे पर आधारित है। तो भारत का संविधान एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और संघीय ढांचे पर आधारित है। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं जिससे यह एक जीवंत दस्तावेज बना है। तो भारतीय संविधान में जो है समय समय पर संशोधन होते रहते हैं जिससे यह क्या एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। तो ये जो है संविधान को लेके प्रमुख बातें हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा एक हम क्या पूछे थे कि यूनिट मिशन के जो अध्यक्ष कौन थे और दूसरा क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा है और इसके अस्थायी अध्यक्ष विधानसभा के कौन थे। और अस्थायी अध्यक्ष विदानंद सिन्हा थे जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।